प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा चैनल अब आप लोगों को समर्पित है। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए अच्छे अच्छे स्टडी मटेरियल लेकर आ ही रही हूँ और आती भी रहूँगी। और बात करते हैं फ्रेंड्स, आज हम इकाई 5 की, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा कृत है, राम की शक्ति पूजा का अध्ययन आज हम देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यह कविता है और यह इनकी एक कथात्मक कविता है फ्रेंड्स। तो बताना चाहूँगी थोड़ा सा निराला जी के संबंध में कि जो राम की शक्ति पूजा है, तो इसके शीर्षक से ही हम समझना चाहेंगे कि निराला द्वारा रचित यह जो राम की शक्ति पूजा है 23 अक्टूबर 1936 को संपूर्ण किया गया निराला जी के द्वारा ही। और कहा जाता है कि इलाहाबाद से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र भारत में पहली बार इसको प्रकाशित किया गया था, राम की शक्ति पूजा को। और इसका मूल जो है, इसका जो मूल है, तो निराला के कविता संग्रह अनामिका के प्रथम संस्करण में छपा है। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि किस में यह कविता संकलित है ये ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और बताना चाहूँगी कि यह जो कविता है तो 312 पंक्तियों की लंबी कथात्मक कविता है। और इसमें निराला जी ने इसको स्वरचित छंद शक्ति पूजा का प्रयोग किया है। यह एक इस कविता पर वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस का प्रभाव नहीं देखने को मिलता, बल्कि बांग्ला के कृतवास रामायण का प्रभाव देखा जाता है। और निराला बाल्याकाल से ही वो युवावस्था तक बंगाल में ही रहे, और बंगाल में ही सबसे अधिक शक्ति का स्वरूप दुर्गा की पूजा होती है। उस समय शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार भारत देश के राजनीतिज्ञों, साहित्यकारों और आम जनता पर कड़े प्रहार कर रही थी। इसमें निराला जी ने राम की शक्ति पूजा के कथा के माध्यम को आधार बनाकर उस निराश हताश जनता में नई चेतना पैदा करने का प्रयास किया है और अपनी युगीन परिस्थितियों से लड़ने का साहस दिया है। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगी इस कविता का जो मुख्य विषय है वो सीता की मुक्ति है, राम रावण का युद्ध नहीं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अब इसमें कुछ तथ्यों के माध्यम से समझते हैं राम की शक्ति पूजा को। तो छायावाद को सांस्कृतिक जागरण की साहित्यिक अभिव्यक्ति का नाम दिया गया। यह काल सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काल था, नव जागरण परक चेतना की प्रौढ़ अभिव्यक्ति का काल है। इस काल में लिखी गई निराला की 2 कविताएं अत्यंत चर्चित हैं, जिनमें प्रथम सरोज स्मृति एवं द्वितीय राम की शक्ति पूजा है। और बताना चाहूँगी दोनों ही हमारे पाठ्यक्रम में फ्रेंड्स लगी हुई हैं। सरोज स्मृति एक शोध गीत है, जबकि राम की शक्ति पूजा एक शक्ति गीत है। छायावाद को बंधन विरोधी काव्यधारा कहा गया है। इस काल में 2 ही प्रकार के बंधन थे, साम्राज्यवादी औपनिवेशिक बंधन और सामंती बंधन, जिसे जड़ सामंती बंधन कहा गया। जड़ सामंती बंधन का अर्थ सामाजिक बंधन होता है। छायावादी कविता इन दोनों के विरोध में स्वतंत्रता या स्वच्छंदता की कविता है। प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट हम अभी इसका कविता का भाव भी देखेंगे, तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और सुने। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो है, और इस तरह यानी थ्योरी से ही तो प्रश्न बनते हैं। तो स्वच्छंदता व्यक्तिवाद को कहते हैं। छायावादी कविता में इसी कारण व्यक्तिवाद तथा स्वतंत्रता की कामना की गूंज स्पष्ट सुनाई पड़ती है। पंत ने इसी कारण छायावादी कविता को विश्व मुक्ति, मानव मुक्ति तथा भाव मुक्ति की कविता का नाम दिया है। तो ऐसा पंत ने क्या नाम दिया है? छायावादी कविता को विश्व मुक्ति कहा है, मानव मुक्ति कहा है और भाव मुक्ति का नाम दिया है। राम की शक्ति पूजा में दोनों प्रकार की स्वतंत्रता प्रखर दिखाई पड़ती है। इसमें एक तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कामना है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय बंधन के विरोध में छटपटाहट भी है। यह कविता अंधकार से प्रकाश की ओर उन्मुख होती है, निराशा से आशा की ओर गत्वर है। ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, प्लीज आप ध्यान रखिएगा इसको। निराशा से आशा की ओर गत्तर होती है। इस कविता में अंधकार सतत व्याप्त है। तत्कालीन भारत के समाज, धर्म व राजनीति सभी स्तरों पर इस प्रकार के अंधकार, निराशा व अवसाद की स्थिति बनी हुई थी। डॉक्टर विजय देव नारायण शाही ने तत्कालीन राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलनों की विफलता को इस कविता के अंधकार व निराशा से जोड़कर देखा। इरविन पैक्ट, असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन आदि की विफलता ने भारतीय स्वाधीनता की दिशा को धुंधला कर दिया था। इन विफलताओं के कारण यह अंधकार राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई पड़ता है। हम थोड़ा सा कविता के भाव देख लेते हैं फ्रेंड्स।
तो आलोचकों ने माना है कि इस कविता का भाव 3 स्तरों पर व्याप्त है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और दार्शनिक स्तर पर। व्यक्तिगत स्तर पर रचनाकार निराला के मन का अवसाद है, ऐसा आलोचक मानते हैं। सामाजिक स्तर पर स्वाधीनता आंदोलनों की विफलता तथा दार्शनिक स्तर पर सत्य व मूल्य परखता के ह्रास से संबंधित है। प्लीज़ आप इसको एक बार ध्यान से देखिए कि व्यक्तिगत स्तर पर रचनाकार निराला के मन का अवसाद है, सामाजिक स्तर पर स्वाधीनता आंदोलनों की विफलता तथा दार्शनिक स्तर पर सत्य व मूल्य परखता के ह्रास से संबंधित है। निराला ने इस कविता का भाव संसार प्रतीकों के माध्यम से खड़ा किया है। यहाँ राम भारतीय पराधीन जनता के परिचायक हैं, जिसमें मुक्ति के लिए छटपटाहट है। सीता भारत की अपहृत स्वतंत्रता या खोई हुई अस्मिता का परिचायक है, जबकि रावण विदेशी आक्रांता या अपहर्ता का परिचायक है। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ऐसा हो सकता है पूछ लिया जाए, क्योंकि एनटीए ने भी पैटर्न चेंज किया है तो प्रश्नों के तरीके भी चेंज किए हैं। हम देख लेते हैं राम की सनातन समस्या क्या है इस काव्य कृति में। तो इस कविता में राम की सनातन समस्या है मूल्य परखता की खोज। यह एक पौराणिक राम नहीं बल्कि आधुनिक राम है। निराला ने एक पौराणिक कथा का आधार लेकर आधुनिक भाषा को उभारने की कोशिश की है इस कविता यानी राम की शक्ति कविता के माध्यम से। पौराणिक युग में सत्यनिष्ठा व ईमानदारी की ही वकालत की गई। उस युग का नारा था सत्यमेव जयते, जबकि आधुनिक राम के सामने इन मूल्यों के ह्रास होने की समस्या विकट बनी हुई है। कविता के नायक राम की निराशा का कारण युद्ध में पराजय नहीं बल्कि अन्याय जिधर उधर शक्ति है के कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है फ्रेंड्स कि कविता के नायक राम की निराशा का कारण युद्ध में पराजय नहीं बल्कि अन्याय जिधर उधर शक्ति है, मतलब जिधर अन्याय है शक्ति उधर ही है, ऐसा कहते हैं निराला जी। प्लीज़ आप भाव को समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर है कि मूल्य परक महाशक्तियाँ पौराणिक काल में भी अन्यायी शक्तियों के पक्ष में भी खड़ी दिखी। निराला के काल में भी तथा आज के भारत में भी मूल्य परक शक्तियाँ अन्यायी शक्तियों का पक्षधर बन बैठी हैं। प्रत्येक युग का रावण शक्ति को अपने वंश में करने में सक्षम रहा है। इस कविता की चिंता का केंद्रीय कारण यही है। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी फ्रेंड्स। मैं इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगी, तो यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि मेरी हर पीडीएफ आपको वहाँ से प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स इस कविता की चिंता का केंद्रीय कारण यही है। आधुनिक मूल्य परकता राजनीति में निहित है और यह राजनीति अन्याय के पक्ष में है। मन्नू भंडारी ने अपने उपन्यास महाभोज में आधुनिक समाज के निराशा व उसके अवसाद के कारणों को राजनीति से ही जोड़ कर देखा है। यह कविता द्वंद्व प्रधान है। यह द्वंद्व सिर्फ न्याय और अन्याय के बीच नहीं है बल्कि आंतरिक व बाह्य भी है। राम के पराजय का कारण जितना बाह्य नहीं है उससे कहीं अधिक आंतरिक है। यहाँ बाह्य का अर्थ रावण जैसे आक्रांता के छल बल से है तथा आंतरिक पराजय का अर्थ राम के मन से है। राम का यह कहना मृतवर विजयी होगी न समर, ऐसा एक जगह पर संवाद आता है। राम यह कहते हैं उनकी आंतरिक हार का पता देता है। निराला पर अद्वैत वेदांत का प्रभाव है, ये इंपॉर्टेंट ही है। आपको ये पता है कि निराला अद्वैत वेदांत से प्रभावित हैं। जड़ चेतन आंतरिक तथा बाह्य के बीच यह दर्शन एक अभेद संबंध स्थापित करता है। फिर एक निराला ने दर्शाया कि प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिकूल होने के कारण राम के भीतर निराशा संचित हुई है। यह प्रकृति सिर्फ बाह्य नहीं बल्कि आंतरिक भी है। मन प्रकृति अथवा स्वभाव का ही परिचायक है। जैसे ही राम ने अपनी आंतरिक प्रकृति अर्थात मन को बाह्य प्रकृति के साथ जोड़ा है, वैसे ही राम के मुख से अनायास यह उपाय जैसे शब्दों का निकलना निराशा व अवसाद के छटने की प्रक्रिया का पता देता है। यह प्रकृति सिर्फ बाह्य नहीं है बल्कि आंतरिक भी है। मन प्रकृति अथवा स्वभाव का ही परिचायक है। जैसे ही राम ने अपनी आंतरिक प्रकृति अर्थात मन को बाह्य प्रकृति के साथ जोड़ा, वैसे ही राम के मुख से अनायास यह है उपाय जैसे शब्दों का निकलना, ये भी इम्पोर्टेंट है, निराशा व अवसाद के छंटने की प्रक्रिया का पता देता है। राम यहाँ आधुनिक तो हैं लेकिन परंपरा का निषेध नहीं करते हैं।
निराला ने भारतीय पारंपरिक ऊर्जा, अध्यात्म की आधुनिक ऊर्जा, बौद्धिकता के साथ समावेश का प्रयास किया है। राम की मौलिक शक्ति की खोज कुछ और नहीं बल्कि परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन का ही प्रयास है। और इस कविता का दृढ़ आराधन और लोक मंगल के भाव से जुड़ा है। यह दृढ़ आराधन कुछ और नहीं बल्कि निराला कालीन भारत में साधन की दो कोटियों के सामंजस्य का पता देता है। तत्कालीन भारत में शैव, वैष्णव और शाक्त जैसे संप्रदायों में विभेद नहीं था, बल्कि साधना की दो पद्धतियों निर्गुण व सगुण में भी वैमनस्य की स्थिति थी। निराला ने राम के द्वारा सगुण निर्गुण का सामंजस्य आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि प्रतीकात्मक और समाज सापेक्ष है ऐसा कहा है। स्वाधीनता आंदोलनों की विफलता, नेतृत्वकर्ता व स्वाधीनता सेनानियों के बीच विचारधारा के अलग अलग होने के कारण उभर कर आई है। वाम व दक्षिण शक्तियों के मतभेद के कारण स्वाधीनता जैसा लक्ष्य विलंबित होता जा रहा था। निराला ने निर्गुण व सगुण के माध्यम से स्वाधीनता आंदोलन में शारीरिक व इन दोनों विचारधाराओं के बीच एकता की कामना जाहिर की है। थोड़ा सा हम नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है जो न तो महाकाव्य है न ही खंड काव्य, फिर भी इसमें महाकाव्यात्मक औदांत यानी अनुकूलता दिखाई पड़ता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भाषा, उद्देश्य, भाव आदि के स्तर पर इसे महाकाव्यात्मक कविता की संज्ञा दी है। कोई भी कविता जब गहन भाव से जुड़ती है तो उसमें नाटकीयता सहज ही आ जाती है। राम की शक्ति पूजा में नाटकीयता दृश्य विधान, संवाद, योजना तथा नाट्य कार्य अवस्थाओं के रूप में अवस्थित है। इस कविता में नाटकों की तरह तीन दृश्यों की योजना रखी गई है। युद्ध के पश्चात दोनों सेनाओं का लौटना, राम की शान सभा का दृश्य और राम के द्वारा शक्ति साधना। फ्रेंड्स, थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि इस कविता का भाव संसार प्रतीकों के द्वारा खड़ा हुआ है। यहाँ राम संघर्षरत भारतीय जनता के प्रतीक हैं, रावण विदेशी अपहर्ता अंग्रेजों का प्रतीक है, जबकि सीता भारत की खोई हुई स्वतंत्रता तथा अस्मिता का परिचायक है। ये इंपॉर्टेंट है, इस कविता का यही मूल है, प्लीज आप इसको ध्यान से देखिए। इस कविता का भाव संसार जितना व्यक्तिगत है उतना ही सामाजिक तथा उतना ही मात्रा में दार्शनिक था। आलोचकों ने माना इस कविता में राम का संघर्ष कुछ और नहीं बल्कि निराला के व्यक्तिगत जीवन का ही संघर्ष है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा कि राम के बिखरे बालों के पीछे झांकती आंखें निराला की आंखें हैं और निराला व्यक्तिगत जीवन साहित्यिक समाज में नित्य नए संघर्ष झेलते दिखे। इस कविता का सामाजिक संदर्भ स्वाधीनता आंदोलन में विफलता से जुड़ा हुआ है। भारतीय पराधीन जनता का संघर्ष नित्य नए मोर्चे पर खड़ा दिखाई देता है। 1857 की क्रांति से सविनय अवज्ञा आंदोलन तक सभी स्तरों पर इस संघर्ष को विफलता ही हाथ लगती है। दार्शनिक स्तर पर यह कविता शाश्वत मूल्यों की खोज से जुड़ी हुई है। अन्यायी और असत्य शक्तियों के खिलाफ सत्य और मूल्य परकता की खोज ही इस कविता का दार्शनिक पक्ष है। तो आपने ध्यान रखना है कि इसका दार्शनिक पक्ष क्या है, तो अन्यायी और असत्य शक्तियों के खिलाफ सत्य और मूल्य परकता की खोज करना ही इसका दार्शनिक पक्ष है। फिर हम देख लेते हैं कि राम की शक्ति पूजा न तो महाकाव्य न ही खंड काव्य की श्रेणी में आती है बल्कि एक लंबी कथात्मक कविता है। इसके आधार पर न तो वाल्मीकि कृत रामायण है न ही तुलसी कृत रामचरितमानस है। निराला जी ने कृतवास ओझा कृत बांग्ला रामायण के 10वें खंड में लंका कांड की प्रसंग लेकर के इस कविता की पृष्ठभूमि तैयार की है। फ्रेंड्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको ध्यान से देखना कि यह कहाँ से ली गई है। तो कृतवास ओझा कृत बांग्ला रामायण के 10वें खंड में लंका कांड की प्रसंग को लेकर इस कविता की पृष्ठभूमि निराला जी ने तैयार की है। उनका उद्देश्य राम कथा के पुनर्लेखन का नहीं था बल्कि इस पौराणिक आख्यान का सहारा लेकर उस शाश्वत समस्या को उभारने का था जो सत्य तथा असत्य शक्तियों के बीच सतत संघर्ष के रूप में बरकरार रही है। राम की निराशा रावण के खिलाफ युद्ध कमजोर पड़ने के कारण नहीं है बल्कि यह निराशा अन्याय जिधर है उधर शक्ति के कारण है। बहुत इंपॉर्टेंट यह पंक्ति है, इसलिए राम की शक्ति पूजा के संबंध में ऐसा निराला कहते हैं कि राम निराश इसलिए नहीं है कि वो युद्ध में उनकी पराजय हो रही है बल्कि वो इसलिए है कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति है। यह समस्या न केवल
सतयुग और त्रेता युग की रही, बल्कि निराला कालीन भारत और आज के भारत के लिए भी उतनी ही मात्रा में प्रासंगिक है। तो ये हमने देखा आज राम की शक्ति पूजा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आपको आज की वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताना। और जल्द मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।